लेकिन वह है कौन और वो मुझसे एक्स2 की हकीकत क्यों जानना चाहता है? ऋषि ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। वो उठी और हैरत भरी नजरों से उस अजीब व गरीब कमरे को देखने लगी, जिसमें जरूरत की कोई चीज मौजूद न थी। न कुर्सी, न बेड और न कोई दूसरी चीज। न ही दीवारों में उसे कोई दरवाजा दिखाई दे रहा था और न कोई खिड़की या रोशनदान। लेकिन इसके बावजूद उसे वहां सांस लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। वो आगे बढ़ी और शीशे की धुंधली दीवारों को टटोल टटोल कर देखने लगी, जैसे उन दीवारों में से वो बाहर जाने के लिए कोई दरवाजा ढूंढ रही हो। कोई है यहाँ? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? ऋषि ने जोर से चीखते हुए कहा, लेकिन जवाब में उसे कोई आवाज न सुनाई दी। इस बंद कमरे से भला मेरी आवाज बाहर कैसे जा सकती है? ऋषि ने सर झटकते हुए कहा। वो आगे बढ़ी और उसने शीशे की एक दीवार पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए। उस तरफ धुएं में उसे कई इंसानी साए इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे थे। फिर ऋषि ने एक साए को रुकते और उसकी तरफ मुड़ते देखा। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार की तरफ बढ़ने लगा। ऋषि गौर से उस इंसान की तरफ देख रही थी, मगर बाहर धुआं इस कदर गहरा था कि उसे उस इंसान का जिस्म और उसके खदोखाल नजर ही नहीं आ रहे थे। फिर वो साया एक जगह रुक गया। दूसरे लम्हे ऋषि ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। साया आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन का हिस्सा नीचे बैठता जा रहा हो और साया नीचे जाता जा रहा हो। क्या मतलब? ये कहाँ जा रहा है? ऋषि ने हैरत भरे लहजे में कहा। चंद ही लम्हों में साया जैसे जमीन में गायब हो गया। ये देखकर ऋषि एक बार फिर जोर जोर से शीशे की दीवार पर हाथ मारने लगी। हेलो, मेरी बात सुनो, ऋषि ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, लेकिन अब जैसे कोई उसके शीशे की दीवार पर हाथ मारने की आवाज ही नहीं सुन रहा था। क्या बात है लड़की, क्यों चिल्ला रही हो? अचानक ऋषि ने एक मशीनी आवाज सुनी। वो बिजली किसी तेजी से पलटी और फिर उसकी आंखें हैरत से पहलती चली गई। उससे कुछ फासले पर एक मशीनी रोबोट खड़ा था। रोबोट बिल्कुल किसी इंसान जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में सुर्ख रंग के 2 बल्ब जल रहे थे। उसका रंग सिल्वर कलर का था और उसके सीने पर दायरे में ZL लिखा हुआ था। रोबोट के दाएं पहलू में बड़ा सा होल्स्टर था, जिससे भारी दस्ते वाली अजीब व गरीब सफेद रंग की गन दिखाई दे रही थी। तुम अचानक कहां से आ गए? ऋषि ने हैरत से उस रोबोट को देखते हुए कहा। तुम जोर जोर से शीशे की दीवार पर हाथ मार रही थी, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर आया हूँ। रोबोट के मुंह से मशीनी आवाज निकली तो ऋषि ने चौंक कर उसके कदमों के पास देखा। उसके कदमों के नीचे गोल टुकड़ा नजर आ रहा था, जो बिल्कुल किसी मेन होल के ढक्कन जैसा था। ऋषि समझ गई कि उसने जिसे जमीन में समाते देखा था वो यही रोबोट था। शायद इस बंद कमरे में आने जाने के लिए जदीद और नया तरीका इस्तेमाल किया गया था। बाहर से जिसे भी अंदर आना होता था वो लोहे के गोल टुकड़े पर खड़ा हो जाता था और लोहे का टुकड़ा उसे नीचे ले जाता था और फिर ऐसे ही दूसरे टुकड़े के जरिए वो अंदर पहुंच जाता था। तुम कौन हो? ऋषि ने बदस्तूर हैरत से उस रोबोट को देखते हुए कहा। 11-6, रोबोट ने जवाब दिया। 11-6 क्या मतलब? क्या ये तुम्हारा नाम है? ऋषि ने कहा। नहीं, ये मेरा कोड है। तुम बताओ, तुम्हें क्या मसला है? रोबोट ने कहा, जिसका कोड 11-6 था। ये कौन सी जगह है? ऋषि ने सर झटक कर पूछा। फ्रांस्को हेडक्वार्टर, 11-6 ने जवाब दिया। फ्रांस्को हेडक्वार्टर? क्या मतलब? कैसा हेडक्वार्टर है ये? और ये है कहाँ? ऋषि ने हैरत भरे लहजे में कहा। सॉरी, कमांडर और मास्टर कंप्यूटर की इजाजत के बगैर तुम्हें फ्रांस्को हेडक्वार्टर की तफसील नहीं बताई जा सकती, 11-6 ने मखसूस लहजे में कहा। कमांडर, मास्टर कंप्यूटर, ऋषि ने और ज्यादा हैरत का इजहार करते हुए कहा। यस, तुम बताओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? 11-6 ने कहा। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, ऋषि ने कहा। वो गौर से उस रोबोट को देख रही थी। सॉरी, ये मुमकिन नहीं है, 11-6 ने कहा। तो क्या मुमकिन है? क्या तुम मेरी अपनी कमांडर से बात करा सकते हो? ऋषि ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा पैगाम कमांडर को पहुंचा दिया जाएगा। अगर जरूरत हुई तो वो तुमसे बात कर लेंगे, 11-6 ने कहा। तो ऋषि खामोश हो गई। क्या अब मैं जाऊं? उसे खामोश देखकर 11-6 ने कहा। रुको, क्या तुम वाकई रोबोट हो? ऋषि ने कुछ सोचते हुए कहा। यस, मैं रोबोट हूँ, 11-6 ने धीरे से सर हिलाकर कहा। क्या मैं तुम्हें नजदीक से देख सकती हूँ? ऋषि ने कहा। देख लो, मुझे क्या एतराज है, 11-6 ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा। तो ऋषि सर हिलाकर आगे बढ़ी और उसे गौर से देखने लगी। वो वाकई रोबोट था। ऋषि आहिस्ता आहिस्ता उसके उकब में आ गई। 11-6 मुड़ने ही लगा था कि अचानक ऋषि ने झपटकर उसके पहलू में मौजूद होल्स्टर से उसकी वाइट गन निकाल ली और तेजी से पीछे हटती चली गई। ओ, वाइट गन, तुमने मेरी वाइट गन क्यों निकाल ली है? 11-6 ने तेज लहजे में कहा। ऋषि ने देखा, वो अजीब वजह की गन थी जो दस्ते से फूली हुई और आगे से चौड़ी थी। उस गन की नाल के आगे सुर्ख रंग का मोटा सा चौकोर शीशा लगा हुआ था।
और गन के दरमियानी हिस्से में जैसे बिजली की लहरी से कूद रही थी। उस गन पर ट्रिगर की जगह 3 मुख्तलिफ रंगों के बटन लगे हुए थे। ये गन है, यह बच्चों का खिलौना, ऋषि ने मुंह बनाते हुए कहा। ये व्हाइट गन है, ये मुझे वापस कर दो। 11-6 ने ऋषि की तरफ बढ़ते हुए कहा। ऋषि ने सुर्ख बटन पर उंगली रखते हुए गन का रुख 11-6 की तरफ किया तो 11-6 यकलत रुक गया। खबरदार, रेड बटन प्रेस मत करना, 11-6 ने कहा। क्यों, क्या तुम रेड बटन से डरते हो? ऋषि ने कहा और उसने रेड बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने रेड बटन प्रेस किया, नाल के आगे लगे हुए चौकोर शीशे से सुर्ख रंग की रोशनी की धार से निकलकर 11-6 पर पड़ी और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ऋषि ने उस रोबोट को किसी खौफनाक बम की तरह फटते देखा। धमाके के साथ ही ऋषि को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ताकतवर देव ने उसे उठाकर पूरी कुव्वत से पीछे उछाल दिया हो। वो तकरीबन उड़ती हुई पीछे शीशे की दीवार से टकराई और धप से नीचे आ गिरी। व्हाइट गन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फैलती चली गई। चंद लम्हे कबल जहाँ एक मशीनी रोबोट खड़ा था, अब वहाँ उसके टुकड़े बिखरे नजर आ रहे थे। ऋषि तेजी से उठी और उसने लपक कर एक बार फिर उस गन को उठा लिया। ओ मेरे खुदा, ये तो ब्लास्टिंग रेस गन है, ऋषि के मुंह से निकला। उसी लम्हे अचानक हर तरफ तेज आवाज में अलार्म बज उठे। अलर्ट, अलर्ट, क्रिस्टल हार्ट रूम में ब्लास्टिंग रेस फायर की गई है। ब्लास्टिंग रेस से 11-6 ब्लास्ट हो गया है। अलर्ट, अलर्ट। अचानक एक तेज और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। दूसरे लम्हे ऋषि ने चारों तरफ शीशे की दीवारों के तरफ बेशुमार सायों को बढ़ते देखा। फिर अचानक सरर की आवाज के साथ शीशे की दीवारें ऊपर उठती चली गई। जैसे ही शीशे की दीवारें उठी, ऋषि ने चारों तरफ 11-6 जैसे बेशुमार रोबोट्स को देखा जो व्हाइट गन हाथ में लिए उसकी तरफ आ रहे थे। इमरान साहब, हमारी स्पेसशिप ब्लू लाइन से बाहर जा रही है, सफदर ने अचानक इमरान से मुखातिब होकर कहा, जिसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। मैंने खुद इसे ब्लू लाइन से निकाला है, इमरान ने मुख्तलिफ बटन प्रेस करते हुए कहा। लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि हम इन मखसूस लाइनों पर ही सफर करते हुए फ्रांस्को हेडक्वार्टर जाएंगे। अगर हम इन रूट लाइनों से हट गए तो, जूलिया ने कहा। तो क्या होगा? मैं वक्ती तौर पर फ्रांस्को हेडक्वार्टर से आने वाली स्पेसशिप से बचने के लिए रूट से हट रहा हूँ। रूटिंग लाइनें बदस्तूर स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं स्पेसशिप को दोबारा इन लाइनों पर ले आऊंगा, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, रूट से हटकर कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं, चौहान ने कहा। कैसी मुसीबत? इमरान ने कहा। पहली बात तो ईंधन की है। क्या इस स्पेसशिप में इतना ईंधन मौजूद है कि हम रूट से हटकर दोबारा अगर रूट पर आए तो फ्रांस को हेडक्वार्टर पहुंच सके, चौहान ने कहा। और दूसरी बात, इमरान ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हम स्पेस में हैं इमरान साहब। दूसरे सैटेलाइट्स की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि वो अपने मखसूस रूट्स पर चलते हैं, लेकिन खला में करोड़ों की तादाद में रेड स्टोन्स तैरते रहते हैं जो छोटी छोटी कंकरियों से लेकर बड़ी बड़ी चट्टानों की शक्ल में होते हैं। उनका पता भी नहीं चलता और अचानक सामने आ जाते हैं। अगर उनमें से एक मामूली कंकरी भी किसी स्पेसशिप से टकरा जाए तो उसके पुरखच्चे उड़ जाते हैं, चौहान ने कहा। लगता है स्पेस पर तुमने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है, इमरान ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। रिसर्च तो खैर नहीं की, लेकिन आलमी ज्योग्राफिक्स चैनल पर मैं बेशुमार डॉक्यूमेंट्री फिल्में देख चुका हूँ, चौहान ने जवाब देते हुए कहा। चौहान ठीक कह रहा है, ऐसी फिल्में मैं भी देख चुकी हूँ, जूलिया ने चौहान की तायद करते हुए कहा। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। इस स्पेसशिप में ईंधन का कोई मसला नहीं है। इसमें जो बैटरियां लगी हुई हैं, अगर उन्हें एक बार चार्ज कर दिया जाए तो फिर उन्हें दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनकी रिचार्जिंग सोलर सिस्टम से खुद ब खुद होती रहती है। और अगर हमारे सामने रेड स्टोन्स के पहाड़ भी आ गए तो मैं तुम सबको बाखैरियत निकाल कर ले जाऊंगा, इमरान ने कहा। हैरत है, अगर स्पेसशिप की बैटरियां सोलर सिस्टम से रिचार्ज हो जाती हैं, तो ब्लैक जैक को जीरो लैंड से इन बैटरियों का चार्जर क्यों मंगवाना पड़ा था और तुमने इन बैटरियों को डाउन कैसे कर दिया था, जूलिया ने कहा। गुड, अच्छा सवाल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा सवाल है तो आप इसका अच्छा सा जवाब भी दे, सफदर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये उन सब का वतीरा था कि वो मुश्किल और सख्त से सख्त हालात में भी मुस्कुराना जानते थे। अच्छा मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। जूलिया, वो तुमने आज तक वापस किया ही नहीं, अब कह रही हो कि जवाब दो। कहो तो मैं तुम्हें साफ साफ जवाब दे दूं, इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैंने क्या लिया है तुमसे और साफ साफ जवाब देने से तुम्हारी क्या मुराद है, जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। मुराद? हाय कि कभी मेरी मुराद पर आए, इमरान ने चहकते हुए कहा तो वो सब हंसने लगे। बको मत, जो पूछ रही हूँ वो बताओ, जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। बकूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे, इमरान भला आसानी से कहा, बाज आने वाला था। अच्छा बको,
जितना मर्जी बको, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जूलिया ने कहा। हैरत है, कभी कहती हो बको मत और कभी कहती हो कि जितना मर्जी बकूं, आखिर तुम चाहती क्या हो? इमरान ने उसकी तरफ मसनूई गुस्से से देखते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज, सफदर ने जिद हो जाने वाले अंदाज में कहा। प्लीज, ये प्लीज क्या होता है? इमरान ने अनजान बनते हुए कहा। तुम्हारा सर होता है, जूलिया ने गुर्राकर कहा। उसे इमरान के बेमौका मजाक पर सचमुच गुस्सा आना शुरू हो गया था। सर होता है फिर तो वाकई बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इस सर पर सहरा सजता है। और इमरान एक बार फिर शुरू होने लगा तो जूलिया गुस्से से मुड़ी और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसने यूं मुंह फुला लिया था जैसे उसने वाकई फैसला कर लिया हो कि वो इमरान से अब कोई बात नहीं करेगी। अरे अरे, तुम तो सचमुच नाराज हो गई हो। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। मैंने उन बैटरियों को खोलकर उनकी आउटपुट और इनपुट में तब्दीली कर दी थी, जिससे बैटरियां खुद ब खुद डाउन हो गई। फिर मैंने दोबारा आउटपुट और इनपुट को दुरुस्त कर दिया था। अब चूंकि स्पेसशिप एक सुरंग में थी जहां धूप नहीं जा सकती थी, इसलिए ब्लैक जैक को जीरो लैंड से ऐसे चार्जर मंगवाने पड़े थे जिनकी तारे बैटरियों में लगाकर सोलर सिस्टम को दोबारा धूप में रखा जाता। इस तरह बैटरियां चार्ज हो जाती और वो ब्लैक स्पेसशिप को वापस ले जाते, जबकि मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया था। इमरान ने खुद ही उन्हें तफसील बताते हुए कहा। हम मरने का ड्रामा कर रहे थे जबकि संगीत थ्रेसिया और मादाम सितारा होश में थी। अगर वो जाते जाते चार्जर वापस ले जाते तो क्रॉस्टी ने नुक्ता एतराज निकालते हुए कहा, तो मुझे और डॉक्टर जमशेद को इन बैटरियों की चार्जिंग के लिए और ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती। इमरान ने कहा। फ्रांसको हेडक्वार्टर से आने वाली स्पेसशिप्स भी अपनी रूट लाइनों से हट गई हैं और वो तेजी से हमारी तरफ आती जा रही हैं। सफदर ने एक बार फिर इमरान को खबरदार करते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ, लगता है इनका मुकाबला किए बगैर हम फ्रांसको हेडक्वार्टर नहीं पहुंच सकेंगे। इमरान ने कहा। स्क्रीन पर 20 की 20 स्पेसशिप नीली लाइनों से हटकर तेजी से उनकी ब्लैक स्पेसशिप की तरफ बढ़ती आ रही थी। इमरान ने चंद डायल घुमाए और फिर तेजी से चंद स्विचेस को ऑन करता चला गया। फिर उसने एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन के एक कोने में एक चौकट्टा सा बन गया। उस चौकट्टे में उन्हें अपनी ही स्पेसशिप दिखाई देने लगी। तुम सब अपनी सीटों पर बैठ जाओ और बेल्ट बांध लो, अब इन स्पेसशिप से टकराव नागुजर हो चुका है। इमरान ने कहा तो वो सब सर हिलाकर अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांध ली। स्क्रीन पर नजर आने वाली स्पेसशिप्स तेजी से उनकी स्पेसशिप के करीब आती जा रही थी। इमरान स्क्रीन देखता हुआ मुसलसल बटन प्रेस कर रहा था। ओ, हम रूट लाइन से 18,000 किलोमीटर दूर हट गए हैं और अब तो स्क्रीन से ब्लू लाइनें भी गायब होती जा रही हैं। इमरान ने स्क्रीन देखते हुए कहा। क्या मतलब, क्या कोई खतरा है? जूलिया ने कहा। खतरा भी हो सकता और नहीं भी, हमें फिलहाल इन हमलावर स्पेसशिप से बचना है। इमरान ने कहा। अब स्टारशिप्स काफी नजदीक आ गई थी। फिर अचानक उनमें से 4 स्टारशिप्स ने गोता लगाया और यू टर्न लेती हुई निहायत तेजी से उनकी शिप के पीछे आ गई। ये देखकर इमरान ने फौरन 2 बटन प्रेस किए और एक स्विच को ऑन करते हुए हैंडल को पकड़ लिया। चारों स्टारशिप से अचानक 2-2 सुर्ख गोले निकले और बर्क रफ्तारी से उनकी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही स्टार स्पेसशिप से रोशनी के सुर्ख गोले निकले, ब्लैक स्पेसशिप्स में अचानक तेज सायरन बजने लगा और स्क्रीन पर मौजूद उनकी ब्लैक स्पेसशिप के दरमियान रेड क्रॉस सा बन गया। ओ, उन्होंने हमें टारगेट में लेकर शायद मिसाइल फायर कर दिए हैं, सफदर के मुंह से निकला। इमरान की नजरें उन सुर्ख शोलों पर जमी हुई थी जो निहायत बर्क रफ्तारी से उनकी स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे थे। उन सुर्ख शोलों की तादाद 8 थी। वो सब आंखें फाड़ फाड़ कर उन शोलों को देख रहे थे जो बतदरीज उनकी शिप के करीब आते जा रहे थे। फिर शोले जैसे ही इमरान की स्पेसशिप के करीब पहुंचे, इमरान ने फौरन हैंडल नीचे करते हुए लीवर को पूरी कुव्वत से दाएं तरफ घुमा दिया। ब्लैक स्पेसशिप को एक जोरदार झटका लगा और वो यकदम नीचे झुक गया। उसी लम्हे 8 के 8 सुर्ख शोले ब्लैक स्पेसशिप के ऊपर से गुजरते चले गए। इमरान ने स्पेसशिप को किसी फाइटर तैयारी की तरह अचानक गोता देकर उन आग के सुर्ख शोलों से बचा लिया था। जैसे ही सुर्ख शोले आगे गए, इमरान ने लीवर से स्पेसशिप को सीधा किया और दाएं तरफ मोड़ लिया, मगर दूसरी स्टारशिप्स उसके पीछे थी। फिर तो जैसे वो 20 की 20 स्टारशिप्स इमरान की ब्लैक स्पेसशिप के पीछे लग गई और उन्होंने एक साथ ब्लैक स्पेसशिप पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। ब्लैक स्पेसशिप में मुसलसल सायरन बज रहा था और इमरान आग के उन गोलों से बचने के लिए ब्लैक स्पेसशिप को कभी दाएं तरफ लहरा रहा था, कभी बाएं तरफ। कभी वो यकलक स्पेसशिप को ऊपर उठा ले जाता और कभी यकदम गोता दे देता। आग के सुर्ख शोले उसके दाएं बाएं और ऊपर नीचे से गुजर रहे थे। चंद स्टारशिप्स ने इमरान के दाएं बाएं से आकर उन पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान ने बर वक्त अपनी स्पेसशिप को घुमाते हुए ऊपर उठा लिया, जिसके नतीजे में दाएं बाएं से आने वाली 2 स्टारशिप्स पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकरा गई।
फिर उन्होंने आग का तूफान सा बुलंद होते देखा। चूंकि उनकी स्पेसशिप एयर टाइट थी, इसलिए उन्हें बाहर की कोई आवाज सुनाई न दे रही थी। हालांकि दो स्टारशिप्स के आपस में टकराने से इस कदर खौफनाक धमाका हुआ था कि एक बार उनकी स्पेसशिप जोर से लर्जा उठी थी। अब स्टारशिप्स ने उनकी स्पेसशिप पर आग के गोले बरसाने की बजाय रेड रेस फायर करना शुरू कर दी थी। गोलियों की तरह सुर्ख रंग की लकीरें तवातिर से इमरान की स्पेसशिप के दाएं बाएं से गुजर रही थी और इमरान बर्क रफ्तारी से स्पेसशिप को किसी तेज रफ्तार पंखे की तरह गर्दिश देता हुआ खुद को उन रेस की जद में आने से बचा रहा था। अचानक इमरान ने सामने से दो स्टारशिप्स आते देखी तो उसने लीवर के ऊपर लगा हुआ एक सुर्ख बटन प्रेस किया और लीवर से उन्हें अपने टारगेट में लेने लगा। फिर जैसे ही एक स्टारशिप उसकी रेंज में आई, इमरान ने लीवर के ऊपर लगे हुए बटन को यक के बाद दिकरे 2 बार प्रेस कर दिया। उसी लम्हे परों की साइडों से निकली हुई नालियों से नीली रोशनी की लकीरें से निकली और एक साथ उस स्टारशिप से जा टकराई। एक हौलनाक धमाका हुआ और स्टारशिप के टुकड़े उड़ते नजर आए। सामने अचानक आग और धुएं का अलाव सा भड़क उठा था। एक स्टारशिप के तबाह होते ही उसके इर्द गिर्द मौजूद दूसरी स्टारशिप फौरन दाएं बाएं मुड़ गई थी। इमरान की ब्लैक स्पेसशिप बर्क रफ्तारी से आग के अलाव की तरफ बढ़ी जा रही थी, लेकिन इमरान ने फौरन लीवर खींचा और उसने अपनी शिप को ऊपर उठा लिया। उसकी स्पेसशिप आग के अलाव से कुछ पहले ही ऊपर उड़ गई। दूसरे लम्हे कई स्टार स्पेसशिप्स एक बार फिर मुड़ी और उन्होंने बेदरीक ब्लैक स्पेसशिप पर रेड रेस फायर करना शुरू कर दी। इमरान अपनी स्पेसशिप को बर्क रफ्तारी से दाएं बाएं लहराता हुआ आगे ले जा रहा था। काफी आगे जाकर उसने एक बार फिर अपनी स्पेसशिप को मोड़ा और ताकुब में आने वाली 2 स्टारशिप्स को टारगेट में लेकर उन पर ब्लू रेस फायर कर दी। एक साथ 2 धमाके हुए और उन दोनों स्टारशिप्स के भी पुरकच्चे उड़ गए। खुदा की पनाह, ये स्पेसशिप्स तो भेड़ों की तरह हमारे पीछे पड़ गई हैं, क्रॉस्टी ने कहा। वो सब स्क्रीन पर खला में होने वाली इस खौफनाक जंग को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इमरान वाकई जिस महारत और हैरत अंगेज तरीके से ब्लैक स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा था, उसे देखकर उन सब की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। स्पेस में होने वाली ये खौफनाक जंग लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। स्टार स्पेसशिप ने रेड रेस के साथ उनकी स्पेसशिप पर आग के गोले और मिनी मिसाइल भी बरसाने शुरू कर दिए थे। आसमान के उस हिस्से में जैसे बार बार आग भड़क उठती, तेज गूंज के साथ उनकी स्पेसशिप बुरी तरह से लरसने लगी, मगर इमरान के चेहरे पर मामूली सा तरद्दुद भी न आया था। वो बड़ी महारत और चाबुक दस्ती से उन स्टारशिप्स का मुकाबला कर रहा था। ब्लैक स्पेसशिप से ब्लू रेज और मिसाइल बरसाकर वो अब तक 18 स्टारशिप्स को तबाह कर चुका था। अब सिर्फ 2 स्टारशिप्स बाकी थी जो उनके पीछे लहराती हुई आ रही थी और रुके बगैर उनकी ब्लैक स्पेसशिप पर रेड रेस गोलियों की तरह से बरसा रही थी। अचानक इमरान ने सामने सियाह रंग के छोटे छोटे धब्बे देखे। उसी लम्हे स्क्रीन के दाएं तरफ एक और खाना सा बना और उसमें सियाह रंग का एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देने लगा और उसके नीचे अलर्ट के कौशन के साथ तहरीर से चलने लगी। अब ये क्या है? जूलिया ने कहा। शायद उसने उन सियाह धब्बों को देख लिया था। उसकी बात सुनकर वो सब चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखने लगे थे। हम खला में मौजूद रेड स्टोन्स के इलाके में आ गए हैं, इमरान ने कहा। रेड स्टोन्स? ओ, ये तो हजारों लाखों की तादाद में है, चौहान ने कहा। इस कदर कसीर मिकदार में रेड स्टोन्स को देखकर उन सब की आंखें हैरत से फैल गई थी। दूर से धब्बों जैसे रेड स्टोन्स आसमान पर हजारों की तादाद में मक्खियों की तरह दिखाई दे रहे थे। इमरान स्पेसशिप को तिरछे अंदाज में दाएं बाएं लहराता हुआ उन्हीं रेड स्टोन्स की तरफ ले जा रहा था। ये क्या कर रहे हो इमरान? अगर हमारी स्पेसशिप इनमें से किसी भी रेड स्टोन से टकरा गई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जूलिया ने तेज आवाज में कहा। खामोश रहो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। दोनों स्टारशिप्स बदस्तूर उसके ताकुब में थी और उनकी फायरिंग में कोई कमी वाकई नहीं हो रही थी। रेस के साथ साथ वो आग की गोली भी बरसा रही थी, जिनसे इमरान को बचने के लिए अपनी स्पेसशिप को इस बुरी तरह से लहराना पड़ रहा था। फिर सामने नजर आने वाले रेड स्टोन्स करीब आ गए। रेड स्टोन्स वाकई हजारों की तादाद में थे, जिनमें छोटे बड़े पत्थरों समेत चट्टानों और उनसे भी बड़े बड़े स्टोन्स थे। इमरान स्पेसशिप घुमाता हुआ सीधा उन रेड स्टोन में ले गया। फिर बेशुमार रेड स्टोन्स उनके दाएं बाएं और ऊपर नीचे से गुजरने लगे। इमरान उन रेड स्टोन से बचने के लिए स्पेसशिप को कभी दाएं तरफ मोड़ लेता, कभी बाएं तरफ, कभी नीचे और कभी ऊपर। कई रेड स्टोन्स उसकी स्पेसशिप से सिर्फ चंद इंचों के फासले से गुजर रहे थे। स्टार स्पेसशिप्स भी उन रेड स्टोन्स में दाखिल हो गई थी। वो भी रेड रेस फायर करती हुई इमरान के से अंदाज में रेड स्टोन से बचते हुए आगे बढ़ रही थी। उनकी रेड रेस जिस स्टोन से टकराती एक जोरदार धमाका होता और उस स्टोन के टुकड़े उड़ जाते। इमरान ने कंट्रोल पैनल का एक बटन प्रेस किया
तो अचानक उसकी स्पेसशिप के पिछले हिस्से में एक खाना खुला और एक छोटा सा मिसाइल निकल आया। इमरान ने दूसरा बटन प्रेस किया तो मिसाइल फायर हुआ और पीछे आने वाली एक स्टारशिप से जा टकराया, जो रेड स्टोन से बचते हुए अचानक उनकी स्पेसशिप के करीब आ गई थी। मिसाइल उस स्टारशिप से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ और उस स्टारशिप के टुकड़े उड़ते चले गए, जबकि दूसरी स्टारशिप फौरन कलाबाजी खाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। मगर आगे जाते ही वो मुड़ी और रेड स्टोन्स के दरमियान से होती हुई एक बार फिर इमरान की ब्लैक स्पेसशिप के पीछे आ गई। उसी लम्हे स्टारशिप के अगले हिस्से से एक मिसाइल फायर हुआ और बिजली की सी तेजी से इमरान की स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा। स्क्रीन पर उस मिसाइल की तस्वीर उभरी जिस पर मैग्नेट मिसाइल लिखा हुआ था। मैग्नेट मिसाइल, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। वो जानता था कि मैग्नेट मिसाइल फायर होकर जब तक अपने टारगेट से टकरा नहीं जाता ब्लास्ट नहीं होते थे। इमरान उस मिसाइल से बचने के लिए ब्लैक स्पेसशिप को और ज्यादा फुर्ती से रेड स्टोन्स के इर्द गिर्द से गुजारने लगा, लेकिन मैग्नेट मिसाइल भी रेड स्टोन्स के ऊपर नीचे से निकलता हुआ उसके पीछे आ रहा था और स्टारशिप उसके पीछे थी। इमरान ने यकबार की स्पेसशिप को ऊपर उठाया और एक चट्टान जैसे रेड स्टोन के करीब से तीर की तरह सीधा ऊपर उठाता चला गया। साथ ही उसने स्पेसशिप को पलटाया और स्पेसशिप उल्टी होकर पीछे की तरफ बढ़ने लगी। मैग्नेट मिसाइल अब इमरान की स्पेसशिप से सिर्फ चंद फीट के फासले पर था। इमरान ने अपनी स्पेसशिप की रफ्तार बढ़ाई और एन स्टारशिप के सामने आ गया। फिर इससे पहले कि उसकी शिप स्टारशिप से टकराती, इमरान ने बर्क रफ्तारी से अपनी स्पेसशिप दाएं तरफ मोड़ ली। पीछे आने वाला मैग्नेट मिसाइल सामने से आती हुई स्टारशिप से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और उस आखिरी स्टारशिप के भी टुकड़े उड़ते चले गए। खुदा की पनाह, तुमने तो इस स्पेसशिप को फिजाओं में उड़ने वाला जेट फाइटर बना रखा है, जूलिया ने आखिरी स्टारशिप को तबाह होते देखकर कहा। इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, क्योंकि 20 की 20 स्टारशिप्स तबाह हो चुकी थी। इसलिए अब इमरान रेड स्टोन से बचाते हुए ब्लैक स्पेसशिप को बाहर ले जा रहा था। फिर तकरीबन 2 घंटों की शदीद जद्दोजहद के बाद वो उन रेड स्टोन्स एरिया से बाहर निकल आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम इस रेड स्टोन्स एरिया से बाहर तो आए, क्रॉस्टी ने कहा। हाँ, वाकई इमरान साहब ने बेपनाह महारत का सबूत दिया है। अगर इस स्पेसशिप का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता तो कोई ना कोई रेड स्टोन स्पेसशिप से जरूर टकरा जाता। सफदर ने इमरान की तारीफ करते हुए कहा तो वो सब उसकी तायद में सर हिलाने लगे। हम रेड स्टोन से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन चौहान ने कहा। लेकिन क्या? सफदर ने चौंक कर कहा। स्क्रीन पर ब्लू रूट लाइनें मौजूद नहीं है और अब ना ही फ्रांसको हेडक्वार्टर की स्पेसशिप दिखाई दे रही है, चौहान ने कहा। तो सब चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखने लगे। ब्लू रूट लाइनें तो पहले से गायब थी। अब वाकई स्क्रीन के कोने पर वो रेड डॉट भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो फ्रांसको हेडक्वार्टर की निशानदेही कर रहा था। इमरान साहब, अब ये फ्रांसको हेडक्वार्टर कहाँ गायब हो गया है? सिद्दीकी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं भी उसकी तलाश में हूँ। लगता है उन्होंने ब्लैक स्पेसशिप से फ्रांसको हेडक्वार्टर का लिंक खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो हमारी स्क्रीन से ऑफ हो गया है, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। ओ, ऐसी सूरत में हम इस हेडक्वार्टर को खला में कहाँ ढूंढते फिरेंगे? नुमानी ने कहा। नुमानी ठीक कह रहा है इमरान साहब, अगर फ्रांसको हेडक्वार्टर ना मिला तो क्या हम उसकी तलाश में यूं ही खलाओं में भटकते रहेंगे? चौहान ने कहा। कुछ देर के लिए तुम लोग खामोश नहीं रह सकते, इमरान ने जुल्लाए वाले लहजे में कहा। फ्रांसको हेडक्वार्टर का स्पॉट गायब होते देखकर वो भी परेशान हो गया था। बस वो अंदाजे से उस तरफ ब्लैक स्पेसशिप को उड़ाए ले जा रहा था जहां उसके मुताबिक फ्रांसको हेडक्वार्टर होना चाहिए था। कई घंटे गुजर गए, लेकिन ना ही स्क्रीन पर फ्रांसको हेडक्वार्टर का रेड स्पॉट जाहिर हुआ और ना ब्लू रूट लाइनें नजर आई। अब तो इमरान के चेहरे पर भी शदीद तशवीश लहराने लगी थी। लगता है हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, सफदर के मुंह से निकला। उसी लम्हे अचानक इमरान के दाएं तरफ एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हुई और उस स्क्रीन पर एक इंसानी चेहरा उभर आया। उस चेहरे को देखकर इमरान और उसके साथी चौंक पड़े, क्योंकि वो चेहरा संगी का था। संगी के होठों पर इंतहाई जहर अंगेज मुस्कुराहट थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उन सब के सामने खड़ा हो और एक एक को देख रहा हो। फिर संगी के होंठ हिले और ब्लैक स्पेसशिप में उसकी आवाज गूंजने लगी। इमरान ने तनवीर की दाएं आंख की पुतली में एक बारीक झिल्ली जैसी माइक्रो मशीन लगा रखी थी, जिससे वो फ्रांसको हेडक्वार्टर की तस्वीर इमरान को भेज रहा था। उस झिल्ली में ऐसा ताकतवर कैमरा नस्ब था जो डायरेक्ट खला से जमीन पर तस्वीरें भेज सकता था। उसी तरह तनवीर के एक दांत में एक छोटा सा कैप्सूल जैसा आला नस्ब था, जिससे वो निहायत आहिस्तगी से बोलकर इमरान को फ्रांसको हेडक्वार्टर की मालूमात फराहम करता था। तनवीर को संगी ने फ्रांसको हेडक्वार्टर की जदीद से जदीद मशीनों पर चेक किया था,
लेकिन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की जदीद मशीनें भी आंख में मौजूद कैमरे और दांत में मौजूद आले को ट्रेस न कर सकी थी। यही वजह थी कि तनवीर फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में अपना किरदार बखूबी निभा रहा था। तनवीर को चूंकि फ्री हैंड दे दिया गया था, इसलिए तनवीर वहां आजादी से घूमता फिरता रहता था। उसे किसी तरफ जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। यही वजह थी कि तनवीर न सिर्फ इमरान को फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की मालूमात फराहम कर रहा था, बल्कि वो खुद भी वहां के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में तमाम निजाम कंप्यूटराइज था, जो संघी के कंट्रोल में था और संघी की आवाज पर काम करता था। तनवीर जानता था कि हेडक्वार्टर में जगह जगह ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जिनसे मास्टर कंप्यूटर आसानी से फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर के एक एक हिस्से पर नजर रख सकता है। उसी तरह हेडक्वार्टर की तमाम तर सिक्योरिटी को भी मास्टर कंप्यूटर ही कंट्रोल करता था। दूसरे नंबर पर फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर का कंट्रोल सिस्टम संघी के पास एक रिमोट कंट्रोल जैसे आले में था। उस आले का कोड नाम CS यानी कंट्रोल सिस्टम था। संघी उस आले से फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में हर तरह का काम ले सकता था। फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में मौजूद रोबोट्स उस आले से भी कंट्रोल किए जा सकते थे। इसी तरह उस आले से तमाम रास्तों के दरवाजे खुलते भी थे और बंद भी होते थे, और बेशुमार मशीनी निजाम ऐसा था जिन्हें इसी रिमोट कंट्रोल जैसे आले से इस्तेमाल में लाया जा सकता था, और उस आले से मास्टर कंप्यूटर को भी हिदायत दी जा सकती थी। जब संघी को ब्लैक जैक की जगह फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर का कमांडर बनाया गया, तो सुप्रीम कमांडर ने संघी को उस आले की तमाम बुनियादी बातें, उसका फंक्शन और उसके बटनों के बारे में तफसीलात बता दी थी। उस वक्त तनवीर भी संघी और थ्रेसिया के साथ मौजूद था। उसने निहायत गौर से सुप्रीम कमांडर की बातें सुनी थी और आले के हर तरह के फंक्शन को ज़हन नशीन कर लिया था। तनवीर को उस आले की अहमियत का अंदाजा हो गया था कि उस आले की मदद से फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। वो ज्यादातर संघी के नजदीक रहने की कोशिश करता था, जिससे उसे उस आले के इस्तेमाल का तरीका और आसानी से समझ आ जाता था। तनवीर किसी न किसी तरह संघी से वो आला हासिल करना चाहता था, लेकिन मास्टर कंप्यूटर की नजरों में रहने की वजह से उसे ये मौका मयसर ही नहीं आया था कि वो ये आला संघी से हासिल कर सके। इसके अलावा वो अभी इस बात से भी लाइल्म था कि जीरोलैंड कहाँ है और वो जगह कहाँ है जहाँ दुनिया पर हमला करने के लिए जीरोलैंड वाले स्पेस फोर्स तैयार कर रहे थे। फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर का निजाम इंतहाई अजीब व साइंसी तरीके से काम करता था। मास्टर कंप्यूटर संघी के अहकामात और CS आले के साथ साथ चंद जगहों पर कोड वर्ड काम करते थे। उन कोड वर्ड से दरवाजों को ओपन और क्लोज किया जाता था, और कई कंप्यूटराइज मशीनें कोड वर्ड से ही वर्क करती थी। तनवीर को जिस कुर्सी पर बेहोशी के आलम में जकड़ा गया था, उसका सिस्टम भी कोड वर्ड से काम करता था। तनवीर चूंकि फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में हर जगह आ जा सकता था, इसलिए उसे ऐसी बेशुमार जगहों और उनके कोड वर्ड्स भी जुबानी याद हो गए थे। जब संघी ने उसे कुर्सी पर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने के लिए CS रिमोट निकाला, तो उसे देखकर तनवीर की आंखें चमक उठी। उसने निहायत आहिस्तगी से कड़े ओपन करने वाला कोड वर्ड दोहराया, तो कुर्सी के कड़े खुद ब खुद खुल गए और तनवीर कुर्सी से आजाद हो गया। कुर्सी से आजाद होते ही तनवीर ने संघी और थ्रेसिया पर हमला कर दिया था। उसके हाथ चूंकि CS आला आ गया था और वो जानता था कि इस आले से वो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उस आले को लेकर वो फौरन वहां से भाग निकला। मुख्तलिफ राहदारियों से भागता हुआ वो एक कमरे में आया। उस कमरे की एक दीवार के पास आहनी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। तनवीर फौरन उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और सीढ़ियां उतरता चला गया। सीढ़ियां उतरकर वो एक हॉलनुमा कमरे में आया। यहाँ बेशुमार मशीनें काम कर रही थी, जिनको रोबोट्स कंट्रोल कर रहे थे। तनवीर तेजी से कमरे की शुमाली दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। उस तरफ एक गोल दरवाजा था, जो उसके करीब जाते ही घूमता हुआ 3 हिस्सों में खुल गया। सामने गोल राहदारी थी। तनवीर तेजी से उस राहदारी में आ गया। उसके राहदारी में आते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहदारी के एक तरफ कमरे के दरवाजे थे, जबकि दूसरी तरफ बड़े बड़े होल्स नजर आ रहे थे। उन होल्स में शीशे के बड़े बड़े ग्लोब फिक्स थे। यूं लग रहा था जैसे सुराखों में बड़े बड़े ग्लोब फंस गए हो, जिनके आधे हिस्से अंदर थे और आधे बाहर। उन ग्लोब्स पर नीले रंग से बाकायदा बड़े बड़े नंबर लिखे हुए थे। हर ग्लोब में एक आरामदाह और खूबसूरत कुर्सी नजर आ रही थी, जिसके सामने एक छोटा सा कंट्रोल पैनल बना हुआ था। तनवीर इस हिस्से में पहले भी आ चुका था। ये ग्लोब्स असल में लाइफ बॉल्स थे। इमरजेंसी की सूरत में फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर वालों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अगर यहाँ से निकलना होता, तो वो इन लाइफ बॉल्स में बैठकर निकल सकते थे।